स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोलॉजी का, जिसका नाम है अनुकूलन। अनुकूलन क्यों होता है ये तो आप सब जानते हो ना। अनुकूलन किसके लिए होता है? टू कोप अप विथ स्ट्रेसफुल कंडीशंस, राइट। तनावपूर्ण या दबावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए जीव अनुकूलन करते हैं। जीव क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। किसी एक विशिष्ट आवास के अंदर बहुत लंबे समय तक जीव रह जाता है तो उन वातावरणीय परिस्थितियां जैसी होती है उसके अनुसार वो जीव अपने आप को क्या कर लेता है? अनुकूलित कर लेता है। तो हम क्या लिखेंगे? लंबे समय तक कोई जीव किसी विशिष्ट आवास ऑब्लिक जलवायु ऑब्लिक पर्यावरण, लंबे समय तक कोई जीव किसी विशिष्ट आवास जलवायु पर्यावरण में रह जाता है तो वह अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? लंबे समय तक जब कोई जीव किसी विशिष्ट आवास जलवायु या पर्यावरण में रह जाता है तो वह अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है। राइट, ढाल लेता है मतलब अनुकूलन कर लेता है। अनुकूलन कर लेता है, ठीक है। और अनुकूलन का फायदा क्या है? तो पहली बात तो अनुकूलन कैसा हो सकता है? आकारकीय, अनुकूलन आकारकीय, कार्यकीय या व्यवहारात्मक हो सकता है। अभी मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको इस चीज को समझाने के लिए। एडेप्टेशन में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशंस कैसे होते हैं बेटा? एडेप्टेशंस में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ठीक है। अनुकूलन जीव की उत्तरजीविता समझते हो? सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। अनुकूलन जीव की उत्तरजीविता को बढ़ाते हैं एवं उनकी जनन करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? अनुकूलन आकारकीय, कार्यकीय या व्यवहारात्मक हो सकता है। एडेप्टेशन में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल हो सकता है, ठीक है। अनुकूलन जीव की उत्तरजीविता को बढ़ाते हैं एवं उनकी जनन करने की क्षमता को भी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। मीन्स एडेप्टेशन इंक्रीजेस द सर्वाइवल वैल्यू एज वेल एज दे इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो ये तो
अनुकूलन कैसे फायदेमंद हो सकता है जीव के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया। अब ये जो अनुकूलन होते हैं ये एक दिन के अंदर डेवलप नहीं हुए, अनुकूलन लाखों वर्षों के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। ये 1 या 2 दिन या 2 साल या 10 साल या 50 साल के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, इवोल्यूशन के दौरान, राइट। अनुकूलन कब डेवलप हुए हैं? इवोल्यूशन के दौरान डेवलप होते हैं, ठीक है। अनुकूलन इवोल्यूशन, ठीक है। क्या कहा मैंने? अनुकूलन कब डेवलप हुए हैं? अनुकूलन इवोल्यूशन के दौरान विकसित हुए हैं, मतलब इनको बहुत लंबा समय लगता है, तब कहीं जाके ये इवोल्यूशन क्या होते हैं? विकसित होते हैं। नाउ कुछ अनुकूलन जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ अनुकूलन जेनेटिकली क्या हो जाते हैं? आनुवंशिक रूप से क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। कुछ अनुकूलन जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं, अर्थात कुछ अनुकूलन जो होते हैं, अनुकूलन वंशागत भी होते हैं, कुछ अनुकूलन वंशागत होते हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ अनुकूलन वंशागत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज राजस्थान के अंदर मिलने वाला, मान लीजिए कि कैमल है, तो अब इस कैमल के अंदर रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलन फिक्स्ड है ना। अनुकूलन कैसा है? अनुकूलन रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है। कैमल जो है वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है। अब मतलब कैमल को बार बार जो है, कैमल की जो नई संततियां हैं जो पैदा हो रही है, उनको बार बार अनुकूलन करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूलन उनके अंदर जेनेटिकली फिक्स्ड हो चुका है। तो जो कैमल पैदा होगा, नया कैमल जो होगा, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो वंशागत रूप से ये प्रॉपर्टी आ गई है कि उसके अंदर ऑलरेडी अनुकूलित है, वो ऑलरेडी अनुकूलित है। मतलब अब उसको अनुकूलन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर अनुकूलन जेनेटिकली फिक्स्ड हो चुका है और वंशागत होकर और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो अब वो राजस्थान के अंदर जो कैमल है, वो कैमल, नया एक कैमल पैदा होगा तो रेगिस्तान में रहने के लिए क्या होगा? अनुकूलित होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? अच्छा, एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। वातावरण कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, राइट। वातावरण बदलते रहते हैं और इस कारण से जीवों के अंदर अनुकूलन भी होते रहते हैं, ठीक है। तो वातावरण या मैं कहूँगा जलवायु या पर्यावरण, जो कुछ कह दो, बदलता रहता है। इसलिए जीव भी अपने आप को नए वातावरण के अनुसार, जीव भी अपने आप को नए वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि यह अनुकूलन कोई 1 या 2 दिन के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। वातावरण, जलवायु परिवर्तन बदलते रहेंगे तो जीवों में धीरे धीरे उस नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलन होते रहेंगे। लेकिन फिर मैं बता दूं कि अनुकूलन 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बेसिक मैंने बताया कि अनुकूलन क्यों होते हैं और अनुकूलन क्या है और उसके अनुकूलन के फायदे क्या हैं। कुल मिलाकर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, जीव अपने आप को दबावपूर्ण परिस्थितियों से, या यूं मैं कह सकता हूं
कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है उनसे बचाने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, कुछ एग्जांपल्स दूंगा। राइट, नॉर्थ अमेरिका का एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे बेटा, और ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं और लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाला कंगारू चूहा, कंगारू रेट, नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाला कंगारू रेट पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि पानी है ही नहीं, ग्रहण कहां से करेगा। नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाला कंगारू रेट पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता। अब प्रश्न उठता है कि ये अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है। तो ये जल की आपूर्ति फैट ऑक्सीडेशन, जल की आपूर्ति फैट ऑक्सीडेशन द्वारा करता है। जल की आपूर्ति फैट ऑक्सीडेशन द्वारा करता है। कैसे? फैट ऑक्सीडेशन का बाई प्रोडक्ट जल है। इस जल का उपयोग यह चूहा करता है। तो बताओ, उसने उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिया कि नहीं कर लिया। नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में पानी है ही नहीं, इतना ऐसा मरुस्थल है जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। मरुस्थल में रहने वाले कंगारू रेट पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। कैसे फिर ये जल की आपूर्ति कैसे करता है? तो ये जल की आपूर्ति फैट ऑक्सीडेशन द्वारा करता है। फैट ऑक्सीडेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जल। बस जो वसा के ऑक्सीकरण से जल बाहर निकलता है उसका ये उपयोग कर लेता है। साथ ही यह अपने मूत्र को सांद्रित कर देता है। साथ ही यह अपने मूत्र को क्या कर देता है? सांद्रित कर देता है। यह अपने यूरिन को भी क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है। साथ ही यह अपने मूत्र को भी क्या कर देता है? सांद्रित कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। तो आप सब जानते हो कि कंसंट्रेटेड यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्या पड़ेगी? कम जल की आवश्यकता होती है। मूत्र को सांद्रित कर देता है, जिससे मूत्र के साथ जल की बहुत कम हानि होती है। समझ में आ गया? जल की बहुत कम हानि होगी क्योंकि मूत्र को क्या कर दिया? सांद्रित कर दिया। तो बताओ, नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाले इस कंगारू रेट ने अपने आप को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित किया कि नहीं किया? देखो, बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स दूंगा और इन एग्जाम्पल्स से हम लोग प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई, जीव जो होते हैं वो अनुकूलन करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्लियर है? चलो, अब दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में एक आकारकीय अनुकूलन का लेता हूं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल किसके लेते हैं? आकारकीय अनुकूलन के लेते हैं। आकारकीय अनुकूलन, सेकंड एग्जाम्पल आकारकीय अनुकूलन को समझाने की कोशिश करेगा। यस, सेकंड एग्जाम्पल आकारकीय अनुकूलन का है। आकारकीय अनुकूलन का मतलब समझते हो? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है ये। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन से है ये। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे? तो आपने रेगिस्तानी पादपों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये, जो आपने हरदम सुना होगा। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं।
संकन स्ट्रोमेटा। संकन स्ट्रोमेटा, जो अधिचर्म होती है ना, अधिचर्म, पत्ती की जो अधिचर्म होती है उसके ऊपर संकन स्ट्रोमेटा होते हैं। जैसे ये पत्ती की अधिचर्म है तो रंध्र एकदम वहां पर नहीं होंगे, रंध्र कहां पर होंगे, ऐसे धसे हुए होंगे, ऐसे एकदम सतह के ऊपर नहीं होंगे। ये देखो, ये क्या है, संकन स्ट्रोमेटा है, धसे हुए रंध्र होते हैं। रेगिस्तानी पादपों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र से क्या होगा, जब विंड ब्लो करेगी तो ऐसे विंड ब्लो करेगी तो एकदम से यदि रंध्र इस सतह के ऊपर होते तो वो सीधे संपर्क में रहते, वायु के सीधे संपर्क में आ जाते तो जल की अधिक हानि होती वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। लेकिन यहां पर धसे हुए रंध्र है तो वायु गुजर जाएगी और वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा। दूसरा और क्या चीज है कि अधिचर्म पर मोटी उपत्वचा पाई जाती है। ये अधिचर्म है ना बेटा, ये अधिचर्म है, तो अधिचर्म पर मोटी क्या पाई जाती है, मोटी उपत्वचा पाई जाती है, मोटी उपत्वचा पाई जाती है, यानी कि दे हैव थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल ऐसी। ये देखो, ये मोटी उपत्वचा है, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल और धसे हुए रंध्र। ये दोनों चीजें हैं, ये बेटा क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। तो बताओ, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा तो जल की हानि होगी। तो रेगिस्तान के अंदर ऑलरेडी पानी की कमी है, यदि ये मोटी उपत्वचा और यदि धसे हुए रंध्र नहीं होते तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता। तो वैसे ही तो पानी की कमी है वहां पर, और ज्यादा नुकसान हो जाता। तो ये दोनों अनुकूलन है, ये आकारकीय अनुकूलन है, राइट। तो ये दोनों अनुकूलन उन रेगिस्तानी पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन को क्या करते हैं, कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करेंगे भाई, कम करेंगे। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन। इतना ही नहीं, ये जो पादप होते हैं ना, ये जो रेगिस्तानी पादप होते हैं, ये रेगिस्तानी पादपों के अंदर कैम चक्र चलता है बेटा, कैम चक्र। जिन पादपों के अंदर कैम चक्र चलता है उनको क्या बोलते हैं, कैम पादप बोलते हैं, राइट। जिन पादपों के अंदर कैम चक्र चलता है उनको हम क्या बोलते हैं, कैम पादप कहते हैं। कैम पादप बहुत सारे हैं, जैसे ब्रायोफिलम है ना, ओपनशिया, ब्रायोफिलम, ओपनशिया, सीडम, कैलेंचोई, बहुत सारे बेटा, ब्रायोफिलम, ओपनशिया, सीडम, कैलेंचोई इत्यादि। तो ये जो कैम चक्र जिन पादपों में चलता है, ये प्रकाश संश्लेषण का एक चक्र है बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, कैम पादपों में चक्र चलता है। तो जो कैम पादप होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, रंध्र दिन में बंद रहते हैं व रात को खुलते हैं। आप नॉर्मली क्या जानते हो, रंध्र दिन में खुलते हैं, ये तो आपने हमेशा ही सुना है, रंध्र दिन में खुलते हैं और रात को क्या हो जाते हैं, बंद। यहां उल्टा है, रंध्र दिन में खुल रहे हैं, ये दिन में तो बंद है और रात को क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। दिन में बंद है और रात को खुल रहे हैं, किसके लिए बेटा, वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु, वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु। रंध्र दिन में बंद रहते हैं, वह रात को क्या होते हैं, खुलते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु ये होता है, ठीक है। तो बताओ, ये भी तो एक प्रकार का अनुकूलन ही तो हुआ, वाष्पोत्सर्जन को कम करने का ये अनुकूलन हुआ। तो ऐसे जो स्ट्रोमेटा होते हैं उनको क्या बोलते हैं मालूम है बेटा, स्कोटोएक्टिव रंध्र, स्कोटोएक्टिव रंध्र। इसको बोलते हैं तमोक्रियाशील रंध्र, तमोक्रियाशील रंध्र। तमोक्रियाशील समझते हो बेटा, तमोक्रियाशील का मतलब क्या होता है, जो रात को तो सक्रिय रहे और दिन में क्या रहे, दिन में तो बंद रहे और रात को खुले। तो स्कोटोएक्टिव, स्कोटो मतलब निशा, रात को एक्टिव रहते हैं। तो बताओ, ये दूसरा आकार की अनुकूलन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये अनुकूलन समझ में आया होगा, क्लियर। तो ये भी आप लोगों को एक ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आकार की अनुकूलन का ही एक और एग्जांपल प्रोड्यूस करना चाहूंगा यहां पर। एक और एग्जांपल आपको देते हैं और वो है बेटा ओपनशिया का, आकार की यही है, थर्ड एग्जांपल, और वो है ओपनशिया का। ये जो ओपनशिया होता है ना बेटा, सभी लोग जानते हैं ओपनशिया, नागफनी। इसमें क्या होता है,
कि जो पत्ती होती है, पत्ती स्पाइन्स में रूपांतरित, पत्ती तो किस में रूपांतरित हो गई बेटा? स्पाइन्स के अंदर। पत्ती तो रूपांतरित हो जाती है किसमें? स्पाइन्स में। ओपेनशिया में पत्ती रूपांतरित हो जाती है स्पाइन्स में। एवं एवं जो तना है, तना चपटा पत्ती जैसा हो जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करता है। तो बताओ ये भी अनुकूलन हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से नागफनी तो सबने देखा है, ऐसा होता है, ये नागफनी है, सब लोग जानते हो। इसके ऊपर ये स्पाइन्स है। वास्तव में ये जो स्पाइन्स है ये पत्तियां है बेसिकली। ये जो स्पाइन्स है वो क्या है? पत्तियां हैं, रूपांतरित पत्तियां हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी पादप है ये। तो यदि पत्तियां होती तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता। तो यहां पर क्या हो गया? ये जो स्पाइन्स है वो पत्तियां रूपांतरित होकर और उन्होंने क्या बना दिया? स्पाइन्स बना दिया। लेकिन अब दिक्कत ये कि चलो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां तो रूपांतरित होकर स्पाइन्स बना दी, लेकिन जो तना है, तना वो पत्ती जैसा चपटा हो जाता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सके। तो बताओ ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर? तो ये तीसरा एग्जाम्पल है अपना। क्लियर? कौन सा? ये भी आकारिकीय एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चौथा अनुकूलन पढ़ते हैं। चौथा अनुकूलन जो है वो अब की बार ये देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एलेंस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है एलेंस रूल। ये एलेंस रूल क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों, ये भी आकार किए ही है ना, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों के कान व पैर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम हो। इसे एलेंस रूल कहते हैं। यह भी एक प्रकार का अनुकूलन है। यह भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का अनुकूलन है। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों के कान व पेट छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम हो। इसे एलेंस रूल कहते हैं। यह भी एक प्रकार का आकारिकीय अनुकूलन है। पांचवा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और वो है मैं सील का एक एग्जाम्पल लेता हूं। सील का, ठीक है, सील का। तो ये क्या चीज है? सील में क्या है? तो देखो, सील में त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे एक मोटा वसा का स्तर होता है जिसे तिम वसा, जिसे क्या कहते हैं भाई? तिम वसा या ब्लबर कहते हैं। सील में त्वचा के नीचे मोटा वसा का स्तर होता है जिसे तिम वसा कहते हैं। यह ब्लबर ऊष्मा रोधी होता है। तो बताओ, शरीर से ऊष्मा की हानि को क्या करेगा? रोकेगा। अर्थात शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकेगा। राइट? तो ये जो सील है वो क्या होगी? वो ठंडे जल के अंदर भी आसानी से रह पाएगी। ठीक है? तो सील में त्वचा के नीचे एक मोटा वसा का स्तर होता है जिसे तिम वसा कहते हैं। ये ब्लबर ऊष्मा रोधी होता है। तो बताओ, ये भी एक प्रकार का अनुकूलन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है। अब जो छठा अनुकूलन आ रहा है वो मैं यूं समझाऊंगा आपको,
कार्यकीय अनुकूलन है, कार्यकीय अनुकूलन है, राइट, कार्यकीय अनुकूलन है, फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। आपने एक चीज देखी होगी, 3500 मीटर की ऊंचाई है ना, जैसे यदि मैं बात करूं रोहतांग, रोहतांग की बात करता हूं, रोहतांग, यदि कभी आप उधर शिमला कुल्लू मनाली वगैरह गए हो तो बहुत ऊंची हाइट के ऊपर क्या है, रोहतांग है, जहां पर ऊंचाई कितनी है, मोर देन 3500 मीटर्स, 3500 मीटर की ऊंचाई पर कई लोगों में तुंगता बीमारी देखी जाती है, तुंगता बीमारी यानी कि एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस देखी जाती है। क्या कहा मैंने, इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर कई लोगों में तुंगता बीमारी देखी जाती है, ठीक है, तुंगता बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है जब ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, कई लोग जब ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको जी मिचलाना, है ना, जी मिचलाना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये बड़ी आम सी घटना आपको होती है। मान लीजिए कि आप किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कई लोगों को वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो तुंगता बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी के लक्षण क्या है, मतलब आप ऊंचाई में जाते हैं तो क्या लक्षण है, और शरीर उसको किस प्रकार से अनुकूलन करता है, शरीर किस प्रकार से अनुकूलन करता है वो देखिए। तुंगता बीमारी के लक्षण क्या, पहली चीज जो है वो हृदय स्पंदन बढ़ जाना, हार्ट पैल्पिटेशंस का बढ़ जाना, नौजिया मतलब मिचली, जी घबराना, वमन यानी कि वॉमिटिंग, राइट, ये कुछ सिम्टम्स है, ठीक है। फटीग यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फटीग को क्या बोला जाता है भाई, थकान, ये तुंगता बीमारी के लक्षण है। लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन शरीर इस बीमारी से शीघ्र ही अपने आप को बाहर निकाल लेता है एवं हम अनुकूलित हो जाते हैं। किसके लिए, उस वातावरण के लिए क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। वी गेट एक्लेमेटाइज्ड, है ना, हम उस वातावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। कैसे, तो कैसे अनुकूलित हो गए, तो आप सब जानते हो कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय, राइट, या यूं मैं कह सकता हूं ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आर यू गेटिंग, इस कमी को दूर करने के लिए शरीर में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधनकारी क्षमता
कम हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, कम हो जाती है, वह श्वसन यानी कि ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस कमी को दूर करने के लिए शरीर में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधनकारी क्षमता कम हो जाती है, वो श्वसन दर क्या हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। क्लियर? इसीलिए तो कहते हैं कि कश्मीरी पीपल आर हैविंग रोजी चीक्स, है ना। रोजी चीक्स का मतलब समझते हैं, गुलाबी गाल। कोई भी कश्मीरी आपको काला नहीं दिखाई देगा, सारे गोरे होंगे, उनके गाल गुलाबी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस ऊंचाई के ऊपर पहाड़ों पर रहने के लिए वो अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं, इसलिए उनके गाल क्या होते हैं, गुलाबी, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी का काउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तुंगता बीमारी को भी हमने दूर कर दिया है, नहीं कर दिया, राइट। लेकिन ये कार्यात्मक अनुकूलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां हम लोग एक अनुकूलन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ जीव जैसे आर्की बैक्टीरिया, कुछ जीव जैसे आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। कुछ जीव जैसे आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, तो भी वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं वहां पर अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन देखते हैं, इनकी कोशिका झिल्ली के अंदर और कोशिका भित्ति के अंदर कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसके कारण ये हॉट स्प्रिंग्स को भी, इतने खोलते हुए पानी को भी झेल लेते हैं और उसके अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है। अनुकूलन था तभी तो वो उसमें रह पाए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कुछ अकशेरुक जीव व मछलियां समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडलीय दाब कई गुना अधिक होता है। कुछ अकशेरुक जीव व मछलियां समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडलीय दाब नॉर्मल दाब से कई गुना क्या होता है, अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब जो है वो कई गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये जीव अपने भीतर जैव रासायनिक अनुकूलन कर जिंदा रहते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ अकशेरुक जीव व मछलियां समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडलीय दाब कई गुना अधिक होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये जीव अपने भीतर कुछ जैव रासायनिक अनुकूलन करके क्या रहते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अनुकूलन हुआ। ठीक है, 9वां आते हैं हम लोग व्यवहारात्मक अनुकूलन, है ना। व्यवहारात्मक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छिपकलियों का, है ना। छिपकली का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसी छिपकलियां हैं जिनके अंदर कार्य की अनुकूलन अनुपस्थित है, तो फिर वो व्यवहारात्मक अनुकूलन करके
व्यवहारात्मक अनुकूलन करके और अनुकूलन करती। तो कुछ छिपकलियों का मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। कुछ छिपकलियों का कैसे एग्जांपल देंगे, जैसे कि जब जब बाहर का, राइट, कुछ छिपकलियों का एग्जांपल है, जब बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है तो ये छिपकलियां छाया में चली जाती है, मतलब शेड में चली जाती है। वह जब तापमान कम होता है तो धूप सेक कर जब तापमान कम होता है तो धूप सेक कर ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो ये व्यवहारात्मक अनुकूलन हुआ ना, कि कुछ छिपकलियां जो होती है जब तापमान बहुत अधिक होता है तो ये छिपकलियां जो है वह व्यवहारात्मक अनुकूलन दर्शाती है और छाया में चली जाती है। और जब तापमान कम होता है, राइट, तो धूप सेक कर ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। आर गेटिंग? जब तापमान कम होगा तो ये धूप सेक कर ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है तो ये छिपकलियां क्या चली जाती है, छाया में चली जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का व्यवहारात्मक क्या हुआ, अनुकूलन। न तो ये आकारकीय है, ना ही ये व्यवहारात्मक अनुकूलन है, ये न तो ये आकारकीय न ये कार्यकीय अनुकूलन है, ये व्यवहारात्मक अनुकूलन है। इसी प्रकार से मानव भी अपने तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रखता है। आपने पढ़ा है ना कि वी आर थर्मो रेगुलेटर्स, राइट, हमारे अंदर ताप नियमन की क्षमता होती है। तो मानव में अपने अंदर तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बनाए रखने की ये भी तो एक प्रकार की क्या है भाई, क्षमता ही है। तो ये जो इतने सारे जो 10 एग्जाम्पल दिए हैं, इन सब एग्जाम्पल्स को देने के पीछे एक ही है कि जीव अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए अपने अंदर अलग अलग तरह के अनुकूलन करते हैं। अब चाहे वो आकारकीय हो, व्यवहारात्मक हो, या फिर कार्यकीय हो, या जैव रासायनिक हो। ये उदाहरण हमने इसीलिए पढ़े कि आपने हर जगह पर देखा कि जीव अपने आप को पर्यावरण में अनुकूलित कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए कोप अप कर रहा है। और जब जीव अनुकूलन कर लेता है तो उसकी जीवन क्षमता, उसकी जनन की क्षमता, उसकी उत्तरजीविता स्वयं ही बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इकोलॉजी का, वो हमने पढ़ा। मैंने इकोलॉजी के और भी वीडियोस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, हम क्रमवार इकोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। तो इन सारे के सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए, क्योंकि देखिए इकोलॉजी सिंपल लगता है लेकिन उसमें बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।